हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आज जो टॉपिक है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। तो इससे पहले कि गुड आफ्टरनून। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले कि हम लोग इसको डिफाइन करें, इसका फार्मूला जाने, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सब करें, कॉन्सेप्ट अपना बनाएं, उससे पहले इससे मोस्ट फंडामेंटल जो जर्नी है उसको थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि फिजिक्स और साइंस में जो बातें होती हैं न्यूमेरिकल और इसको डिजिटाइज करने के नाम पर, मैथ्स के एडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि फिनोमेना को समझने के नाम पर, अंडरस्टैंडिंग के नाम पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दुनिया में जितने भी डायनामिक्स या स्टैटिक जो फॉर्म है, स्टैटिक से हट के मैं डायनामिक की बात करूं, स्टैटिक तो ठीक है, उसमें भी इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें, लेकिन चूंकि रेस्ट में रहता है तो इक्विलिब्रियम में रहता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे इस तरह की एनर्जी की बात ना हो कि काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि उसमें तो मोशन, ड्यू टू मोशन होता है। दो चीज़ें बात होती है हमेशा, चाहे माइक्रो लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे बात हो, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे बात हो, चाहे बड़े स्केल तक गैलेक्सी, यूनिवर्स, प्लैनेटरी मोशन, किसी भी तरह की बात हो, पर बात दो चीज़ों को लेके इर्द गिर्द घूमती है जो पूरे यूनिवर्स में गवर्न करने की बात होती है। हालांकि वो दोनों भी आपस में इंटर रिलेटेड है, लेकिन हम लोग थोड़ा सेपरेट समझने की कोशिश करेंगे, और वो है फोर्स एंड एनर्जी। दिमाग में बैठाओ कि जहां पे भी बात होगी, अक्सर फोर्स और एनर्जी को डील करने के नाम पर हम नए नए क्वांटिटी डिराइव किए, नई नई चीज़ें डिफाइन किए। हम लोग स्पेस टाइम कर्व की बात की, आइंस्टाइन ने बात किया, न्यूटन ने बहुत सारे ग्रेविटेशनल लॉ की बात किया। लेकिन आप देखेंगे जितने भी लॉज हैं, खासकर पार्टिकल और रिजिड बॉडी डायनामिक्स तक की बात करूं तो मैं क्वांटम में नहीं जा रहा हूं, और हम लोग अभी पार्टिकल डायनामिक्स में के अंतर्गत ही ये आता है। तो हम लोगों को क्या समझना है, दिमाग में क्या बैठाना है, फोर्स और एनर्जी। तो एक ये पॉइंट है। यदि मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूं जो पीछे पढ़ चुके हैं तो क्या कहेंगे, देखो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े, कोलंबियन फोर्स, और उसको ही समझने के लिए जो बिना टच के एक दूसरे पर चार्ज फोर्स लगाते हैं, और वो होता है स्पेस में अपना प्रभाव क्रिएट करके उस पर फोर्स लगाना, जिसका नाम फील्ड रख के डिफाइन की और पढ़े, जो अभी लास्ट क्लास तक चला। मतलब देखो, समझने की कोशिश करो। बाकी तो ये डेरिवेशन, फार्मूला ऐसा आएगा, लेकिन ये इसको साइंस का ये एक छोटा सा हिस्सा है। ये छोटा सा हिस्सा है जो हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ लेंगे, उसे आईटी पीएमटी क्वालिफाई कर लेंगे। जो मेन साइंस है, जो मोटिव है, जो चीज़ें हैं, उसको हम लोग ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो फील्ड और फोर्स की बात हुई, मतलब मैं फोर्स और एनर्जी की बात कर रहा था कि दुनिया में डायनामिज्म के नाम पे, फेनोमेना के नाम पे, हियर देयर होने के लिए, फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, फ्रॉम वन फेज टू अदर फेज, हमेशा दो चीजों की बात होती है, फोर्स एंड एनर्जी की बात होती है। फोर्स हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, फोर्स
को समझने के लिए स्पेस में जो क्रिएटेड होता है उसे फील्ड की बात किए थे कि उस फील्ड में कोई चार्ज रहेगा तो फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स पढ़ने के लिए, फोर्स समझने के लिए पूरे स्पेस में फील्ड की बात हुई। सिमिलरली ये दोनों बात होने जा रही है, और वो दोनों क्वांटिटीज वेक्टर थी। नोटिस, वो दोनों क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज थी, फोर्स एंड फील्ड, और ये दोनों क्वांटिटीज स्केलर है, जिसमें से बात किसकी होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। और इसको समझने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डील करने के लिए किसी फेनोमेना में, कि कोई चीज, कोई प्रोसेस होने में, स्पेस में जो क्रिएटेड जो क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी का नाम, जिसमें चार्ज के होने से उसका पोटेंशियल एनर्जी का एग्जिस्टेंस होगा, बात होगी, उसका नाम पोटेंशियल है। कोई दिक्कत? मतलब ऐसे हम लोग शुरुआत करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोग रटने और न्यूमेरिकल करके किसी तरह से आईटी पीएमटी क्वालिफाई करने वाली बात नहीं होगी। हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे, ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे हिस्सों में इसको तोड़ तोड़ के आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम दुनिया से कनेक्टेड हैं और चीज़ें कैसे गवर्न होती हैं। एक तो ये बात हुई। सो आप लोगों को समझ में आया फोर्स एंड एनर्जी, उसमें से किस तरह से फोर्स फील्ड से, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी से। एक ये बात हुई। दूसरी बात, जो दूसरी बात समझने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। एक ये बात है। अब बात आगे, एनर्जी दुनिया में कितने तरह की होते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो आपको पता है कि हर चैप्टर को, हर फील्ड को करीब से समझने के लिए, बारीकी से हर न्यूएंसेस को समझने के लिए, हम लोग अंडरस्टैंडिंग का लेवल आसान करने के लिए, इजी बनाने के लिए, हम लोग बहुत सारे एनर्जी का नाम लिए। हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी, मतलब बहुत सारी एनर्जी है ना, वेव एनर्जी, स्पेस एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी की, बाइंडिंग एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, सरफेस एनर्जी, इतनी सारी एनर्जी की बात किए। और इसलिए बात किए ताकि हम लोग आसानी से डील कर सकें। उसी में से एक आपके सामने ये है, ठीक है। अब ये दिक्कत है कि जो हम लोगों के कोर्स में आएगा, एनर्जी का नाम लूं, मैकेनिक्स में या पार्टिकल और रिजिड बॉडी डायनामिक्स में 95% केवल बात मैकेनिकल एनर्जी की होगी। किसकी बात होगी? 95% एनर्जी की बात मैकेनिकल एनर्जी की होगी पूरे फिजिक्स में, आपके कोर्स में। कभी कभी मैं आपके कोर्स की बात करूंगा, कभी कभी मैं जनरल बात करूंगा। जनरल बात इसलिए करूंगा ताकि आप ब्रॉडर सेंस में साइंस को समझें और आगे आप दूरदर्शिता आपकी बढ़े। और जब मैं आपके कोर्स की बात करूंगा तो आपको और फोकस करना होगा, ताकि जो लोकल लेवल पे हम लोग एक फोकस किए हुए हैं कि हमें आईटी नीट क्वालिफाई करना है, वो हमें चाहे बोर्ड की बात करनी है तो वो हम अच्छा कर सकें। सो 95% मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में दो चीज, मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी का सम होता है। आपका मन करता है लिख लीजिए, मन करता है मत लिखिए। फिजिक्स तो हमें लगता है भले ही मैं भी कह देता हूं लिखने के लिए, लेकिन आप इतना फोकस होकर सुनिए कि जरूरत ना पड़े लिखने की। मैकेनिकल एनर्जी दो चीजों का सम होता है, दो एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देने वाली बात है, लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना उतना ठीक है, करेंगे अभी। मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जी का सम होता है। कहीं पे भी जो मैकेनिक्स की बात होती है, मैकेनिक्स टाइप की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कई तरीके से डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे, सिचुएशन, कंडीशन जैसा होगा उसके अनुसार हम लोग अलग अलग देखेंगे, अभी फिर से देखेंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी एक सिंपल सी बात होती है, कहीं पे भी एनर्जी रिलेटेड टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ मास ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज हाउ मच, हाफ mv²। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स नहीं होते।
काइनेटिक एनर्जी सिचुएशन दिस दैट ऐसे कुछ नहीं। काइनेटिक एनर्जी का बस अपना वैल्यू है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी तो बात हो गई। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अब बात हो रही है कि कैसा क्या क्या, तो याद दिला देता हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, और भी बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी। कोई फोर्स दे दे उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, मतलब कोई केस न्यूमेरिकल में, मतलब बहुत सारा, स्प्रिंग का, इलास्टिक का, चार्ज का, मैग्नेट का, ग्रेविटेशन ग्रेविटी का, तो बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी। पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या? मैकेनिकल एनर्जी। और बात होती है 95% बात होती है इसी के कंजर्व होने की। 5% में लॉस होने लगता है, खोपड़े में बैठाओ, 5% में इधर उधर होता है, 95% में कंजर्व। और मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन का मतलब होता है या तो काइनेटिक से पोटेंशियल में चला गया हो या पोटेंशियल से काइनेटिक में, आपस में जाएगा तो दोनों का सम नहीं बदलेगा, क्योंकि काइनेटिक कम होके पोटेंशियल में जाएगा तो काइनेटिक कम हो गया होगा, उतना ही पोटेंशियल ज्यादा हो गया होगा, और दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसे ही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में तो एक बड़ा स्टेटमेंट है कि एनर्जी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर प्रोड्यूस्ड, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है यूनिवर्सल लेवल पे, न एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, न एनर्जी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एनर्जी केवल क्या की जा सकती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। अभी जो बात कर रहा था वो मैकेनिकल की बात नहीं थी, मैकेनिकल तो एक स्पेसिफिक है। तो मैकेनिकल एनर्जी, मैं कहूँगा एनर्जी कहीं वायलेट करती है कि नहीं, तो इसका आंसर है कहीं वायलेट नहीं करती, वायलेशन नहीं होता, क्योंकि उसका लॉस नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म होता है। पर मैकेनिकल एनर्जी हमेशा ही कंजर्व होता है क्या? तो कहेंगे नहीं। यदि काइनेटिक पूरा का पूरा काइनेटिक 100 जूल कम हो और पूरा 100 जूल बढ़ोतरी ना हो, बढ़े ना पोटेंशियल, पता चला कि काइनेटिक एनर्जी 100 जूल कम हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है 90 जूल, इसका मतलब 10 जूल गायब, लॉस, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि कब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है या एनर्जी। अच्छा, एनर्जी का क्या, एनर्जी से थोड़ा सा आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि बहुत सालों तक ये चलता रहा कि क्वांटम में न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी का वायलेशन देखा जाता था, खासकर बीटा डीके में, रेडियोएक्टिविटी में देखा जाता था कि एनर्जी वायलेट कर रही है। एनर्जी का पता नहीं चल रहा है कि आखिर कैसे कम हो गई, रीजन था बाद में जाके आया। लोग तो सरप्राइज कर गए कि एनर्जी का वायलेशन कैसे हो गया। बाद में पता चला कि अरे बाप रे बाप, ये तो न्यूट्रिनो निकलते हैं जो पता ही नहीं चलता था। न्यूट्रिनो को बाद में खोज हुई तो ये पता चला। सो न्यूट्रिनो को एक तरह से घोस्ट पार्टिकल माना जाता है। बहुत मुश्किल से लोगों ऑब्जर्व किए और उसके प्रेजेंस का बात होता है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। न्यूट्रॉन स्टार इसी तरह की बात होती है, न्यूट्रिनोज। सो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि ब्लैक ये जो भी हम लोग डार्क एनर्जी, डार्क मैटर की बात क्या होती है, न्यूट्रिनो की बात क्या होती है, हम तो मॉडर्न में देखेंगे। लेकिन फिलहाल बात हो रही है कि क्या हुआ, ये टॉपिक कैसे चला गया, कैसे गायब हो गया ये? अच्छा, एनीवे, सो हम लोग अब बात करते हैं। चलो, हमको लगता है कि आप चीजें समझ गए होंगे तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं। सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखिए। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। सभी लोग लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग से।
एनर्जी रिलेटेड टू द लिटरल फॉर्म, लिटरली लिखा रहा हूं एक साहित्यिक तरीके से। हां, एनर्जी रिलेटेड टू द configuration of charges in space. Write down, energy related to the configuration of charges in space is known as electric potential energy या electrostatic potential energy, electric potential energy या electrostatic potential energy। ठीक है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यदि आपको याद नहीं आ रहा है, मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन वर्ड आपको याद नहीं आ रहा है, तो अरेंजमेंट भी आप लगा सकते हैं। सो चार्ज कैसे स्पेस में अरेंज हैं, उस अरेंजमेंट के कारण जो एनर्जी रिलेटेड होती है उससे, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, यदि मैं साइंस की बात करूं इससे हट के, तो इसको हटा दो, इलेक्ट्रिक हटा दो। एनर्जी रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स कुछ भी, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स, ग्रेविटी में मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज, और मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक पोल्स एंड मैग्नेट अरेंजमेंट ऑफ पोल्स, मैग्नेट्स, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो ऐसे समझने की जरूरत है। अब लेकिन इससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, ये तो बस ये आइडिया लगा कि स्पेस में चार्ज जब अरेंज होते हैं तो उससे रिलेटेड जो एनर्जी होती है, तो इससे जो अरेंजमेंट से जो रिलेटेड एनर्जी होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, लेकिन मोशन से जो रिलेटेड होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ मासेस या मास, काइनेटिक एनर्जी। अगला, इससे और थोड़ा फॉर्म ऐसा, अब हम लोग न्यूमेरिकल वाला कर लेते हैं, तो सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखिए फिर से हम लोग न्यूमेरिकल वाला, जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, सभी लोग लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is defined as, electric potential energy is defined as work done, electric potential energy is defined as work done by external agent, work done by external agent to carry all the charge particles, to carry all the charge particles from one state to रहने दो, नहीं तो चेंज हो जाएगा। टू कैरी ऑल द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू पर्टिकुलर अरेंजमेंट, फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू पर्टिकुलर अरेंजमेंट, टू पर्टिकुलर अरेंजमेंट, very slowly, ब्रैकेट में लिख लो, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टेंडिंग टू जीरो, ब्रैकेट में लिखो, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, considering initial potential energy is zero, considering initial potential energy
is 0 considering initial potential energy is 0, considering initial potential energy is 0। अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं ताकि हम लोग कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग आसानी से उसको रियलाइज कर सकें। ठीक है, समझते हैं। चलिए, तो पहले तो हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर हमेशा डेल्टा यू होता है, लेकिन एक कंडीशन होता है। डेल्टा यू मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हमेशा का सेंस है, एक कंडीशन है, वो हमेशा में होना चाहिए। डेल्टा व्हेन, ओनली व्हेन डेल्टा के ई 0। सभी लोग समझेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अश्विन बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया। हाँ अश्विन, मैं वही सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आराम से समझने की जरूरत है। चलो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू होता है, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये हमेशा होता है, लेकिन उस हमेशा में ये होना चाहिए। और देखोगे मैं इसमें डिफिनीशन में लिखवाया हूं। दूसरी बात कर लेते हैं। वर्क डन बाय फील्ड फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है, या इंटरनल फोर्स, मेरी बात सभी लोग सुनेंगे, सिस्टम के अंदर बराबर डेल्टा यू होता है और माइनस होता है। सभी लोग सुनेंगे, माइनस डेल्टा यू होता है, मतलब माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है। लेकिन ये तब होता है, ये ऑलवेज होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सभी लोग ध्यान देंगे। कहीं भी हम लोग यूज करेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किसी भी फिनोमेना का एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा डेल्टा यू होता है। कितने क्वेश्चन इस पे आप कंपटीशन में देखेंगे न्यूमेरिकल, इस पे बेस्ड 90%। ये 10% में ये नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा होता है। ये समझने की जरूरत है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा नहीं होता, जनरली होता है, क्योंकि जनरली ये होता है। तो एक ये बात है, लेकिन ये वाला हमेशा होता है। फील्ड फोर्स या इंटरनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है माइनस डेल्टा यू होता है। तो डेल्टा यू एंड माइनस डेल्टा यू, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आया आखिर ये क्या हो रहा है। नॉट वेलोसिटी बट स्पीड कांस्टेंट। अच्छा हाँ, तो ये जो स्पीड जो कांस्टेंट वाली बात हो रही है, उसको वेरी स्लोली इसलिए ऐसा बात हो रही है क्योंकि ऐसा ना हो कि फील्ड स्पीड के कारण वो सारी चीजें बदलने लगे ना। तो उसको चलो धीरे धीरे और आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है, सभी लोग समझेंगे। क्वेश्चन ये है कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या है, जबकि हमारे पास ये तो था ही जो ऑलवेज था। क्वेश्चन बड़ा सा, सभी लोग समझेंगे। जब हमारे पास ऑलवेज की बात है, चाहे काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो हो या ना हो, ये तो जीरो होता है तब ये होता है, ये तो ऑलवेज होता है। तो इससे क्यों नहीं डिफाइन है, इससे क्यों डिफाइन है। और ये खूब बात होती है एक्सटर्नल की,
हम लोग के साइंस में, डिफिनीशन में, क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, एग्जाम में, आप है ना, बातचीत में। तो इसको समझ लेते हैं, आज क्लियर कर लेते हैं ये एक्सटर्नल क्या होता है और ये सब क्या है, आराम से समझते हैं। वही सोमरंजन, वही समझाने जा रहा हूं कि सेकेंड, वाई सेकेंड इज ऑलवेज ओके। समझते हैं पहला पॉइंट, एक्सटर्नल एजेंट से ही क्यों पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। चाहे ग्रेविटेशनल में डिफाइन हो तो भी ऐसे ही होता है, स्प्रिंग का डिफाइन हो तो भी ऐसे ही होता है, इलास्टिक का डिफाइन हो तो भी ऐसा ही होता है। आखिर सब जगह एक्सटर्नल की बात क्यों होती है, सभी लोग समझेंगे, सभी लोग एक एक लोग समझेंगे। डस्टर दीजिएगा तो सभी लोग समझेंगे। ये सभी लोग देख रहे होंगे डस्टर, ये डस्टर आप लोगों को दिख रहा होगा, समझने की जरूरत है। देखो पहले तो ये जानो, सभी लोग मेरी बात सुनेंगे, किसी फील्ड फोर्स या कोई फोर्स, किसी फोर्स का, किसी फील्ड फोर्स का जो लगता है उसी का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, और जनरली वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। जनरली एग्जाम्पल लूँ तो और ज्यादा समझ में आएगा। mg का पोटेंशियल एनर्जी mg वाला, mg के कारण स्प्रिंग का फोर्स वाला, इलास्टिक के फोर्स वाला, सरफेस टेंशन के फोर्स वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स वाला, मैग्नेटिक के फोर्स वाला, न्यूक्लियर के फोर्स वाला। तो किसी के फोर्स वाले का एक बात, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल कहां से आता है सभी लोग समझेंगे। जिधर जिस mg का निकालना है पोटेंशियल, जो mgh पढ़ते हैं हम लोग, mg वाला, तो हम लोग जो मैं एक्सटर्नल हूं, mg वो फील्ड फोर्स है, अर्थ वाला फील्ड फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो जब हम लोग इसको ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं, जब हम इसे ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं तो हम काम करते हैं। जब हम किसी चीज को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, स्प्रिंग को खींचते हैं, मैग्नेट को खींचते हैं, कहीं कुछ करते हैं, उसी का नाम एक्सटर्नल है। तो मैं कौन हूं? मैं एक्सटर्नल हूं, और पोटेंशियल एनर्जी मेरा नहीं, mg का डिफाइन होने जा रहा है। क्लियर? कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी किसी दूसरे फील्ड फोर्स का डिफाइन होता है, या किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स का, जैसे स्प्रिंग है, इलास्टिक है, और एक्सटर्नल कोई दूसरा होता है जो ऑब्जेक्ट पर, मास पर फोर्स लगाता है। ये अब एक कैसा डिफाइन है वो सुनो। हम लोग आज यही सीख लेंगे, बहुत है, ताकि हम लोग कहीं पे हम लोग सोच पाए फिजिक्स के बारे में। तो डिफाइन कैसे है ये क्यों एक्सटर्नल से डिफाइन है? जब हम इस मास को पकड़ के ऊपर करते हैं तो हम वर्क डन प्लस करते हैं, क्योंकि जिधर फोर्स लगाते हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है। जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में, mg के अगेंस्ट में, स्प्रिंग के अगेंस्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, सपोर्ट में भी, फिलहाल अगेंस्ट की बात कर रहा हूं, जब हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेस करते हैं तो हम वर्क डन प्लस करते हैं, और जो वर्क डन प्लस करते हैं हम लोग कह देते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो गया, स्टोर हो गया, एनर्जी सेव हो गई। यदि मैं इसको ऊपर कर लूं तो एनर्जी, मेरा वर्क डन किस में हो गया? सेव हो गया। और जैसे ही इसको छोड़ देंगे, जहां से लेके आए थे वहां जाते जाते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी लोग आराम से, ध्यान से, फिर से आज हम लोग एक्सटर्नल, इंटरनल, फील्ड और कुछ समझ लेते हैं। बहुत हुआ इसको, अब आज क्लियर है ना। ये बहुत दिक्कत करता है, बहुत बच्चों को दिक्कत करता है, इसीलिए मैं बड़ा ध्यान से, आराम से समझ रहे हैं इसको, ठीक है। एक तो आप लोगों को याद है, हम लोग किसी दूसरे फोर्स का, दूसरे के फील्ड का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं,
और हम लोग अपना अलग से फोर्स लगाते हैं। इसका मतलब दो की बात फोर्स की होती है। एक तो वो जो mg, स्प्रिंग, इलास्टिक, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, न्यूक्लियर ये सब लगाते हैं, वो एक फोर्स होता है जिसका हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। और एक हम लगाते हैं, जैसे mg अर्थ नीचे जिसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और हम एक्सटर्नल हैं। इसको ऊपर जब हम करते हैं तो हम वर्क डन प्लस करते हैं। हम लोग वर्क डन प्लस करते हैं, और जितना वर्क डन हम प्लस करते हैं, स्लोली ग्रेजुअली जितना हम लोग प्लस करते हैं, उतना ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर मानते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, सेव हो गया, सेव हो गया। और जैसे ही इसको छोड़ देंगे, उतना ही यहां पे आते आते किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। और ये प्रोसेस सब जगह होता है, ये प्रोसेस सब जगह होता है, यही हर जगह होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब आप लोग ये वाला क्यों, तो ये सेव के नाम पर ये वाला होता है। नहीं तो हम लोग जितना प्लस वर्क डन करते हैं, जितना प्लस वर्क डन करते हैं, उतना ही mg का, स्प्रिंग का, इलेक्ट्रिक का, मैग्नेटिक का, उतना ही माइनस वर्क डन भी होता है। लेकिन हम लोग वो माइनस को डिफाइन नहीं करते, क्योंकि हम लोग सेव की बात करते हैं, स्टोर की बात करते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंस लेते हैं। कोई दिक्कत? सभी लोग क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा हाँ, एक लोगों का आंसर नहीं आया, एक लोगों का आंसर मैं नहीं दिया। उनका क्वेश्चन था कि सर ये वाला ऑलवेज क्यों। सभी लोग सुनेंगे, ये वाला ऑलवेज क्यों और ये वाला ऐसा क्यों। तो सभी लोग सुनेंगे, ये वाला तो ऐसा इसलिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही डिफाइन है। सभी लोग समझेंगे, ये वाला तो ऐसा इसलिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ऐसे ही डिफाइन किए हैं, और डेफिनीशन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता। दूसरा ध्यान से सुनना, ये वाला फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स का पोजीशन चेंज होने से और काइनेटिक एनर्जी के बदल जाने से जो उसका फील्ड फोर्स लगता है वो बदलता नहीं है, वो अपनी अपनी जगह वैसे ही फोर्स लगाता है। इसीलिए उसको काइनेटिक एनर्जी से मतलब नहीं होता, उसका अपना कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड फोर्स होता है, और वर्क डन हमेशा सेम होता है। वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है और काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है। बड़ा पॉइंट, बड़ा पॉइंट, बड़ा पॉइंट, बड़ा पॉइंट। जहां जहां जिस पोजीशन पे भले ही वेरिएबल फील्ड फोर्स हो, तेजी से लेके जाओ, तेजी से लेके जाओ, चाहे धीरे धीरे लेके जाओ, इतने दूर में उसको काइनेटिक एनर्जी से, इसका वर्क डन से मतलब नहीं होता है। पर मैं जो तेजी से मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, इस पे मतलब होता है कि मैं कितना फोर्स तेजी से लगा रहा हूं ताकि काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ जा रहा है। तो ये समझ में आया कि फील्ड फोर्स क्यों नहीं स्पीड और पाथ पे डिपेंड करता, जनरली कंजर्वेटिव नेचर वाली चीजों में वो केवल पोजीशन पे लगे हुए फोर्स के कारण होता है, उसको स्पीड से और पाथ से मतलब नहीं होता। बड़ा पॉइंट, सभी लोग समझेंगे, सभी लोग समझेंगे। इस बात को आज क्लियर हो जाए ताकि हम लोग कहीं भी सीख पाए। तो क्या आप लोगों को बात समझ में आई? बात समझ में आई कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे चीजें डिफाइन होती हैं। अब डिफाइन किया जाए, कहीं भी डिफाइन करने में, उनको करने में, कुछ फिनोमेना होने में यदि स्पीड से भागे ना तो उसमें दो लोग इन्वॉल्व होंगे, एक फील्ड वाला स्प्रिंग और इलास्टिक ऐसा कुछ, और एक मेरा वाला एक्सटर्नल वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से सभी लोग। तो ये सभी लोग लिख लेंगे, सभी लोग लिख लेंगे, ये सभी लोग लिख लें। दूसरी बड़ी बात, एक और दूसरी बड़ी बात, सभी लोग समझेंगे मेरी बात। यहां पे थोड़ा समझो तो सभी लोग मेरी बात यहां पे समझेंगे, एक यहां पे बात समझेंगे सभी लोग ये समझें, ध्यान से मेरी बात समझना। कहीं और फिनोमेना के लिए जब हम
दो चार्ज को दूर करें, पास करें, इधर उधर करें, मैग्नेट को पास करें, दूर करें, मास को, चार्ज को, मैग्नेट को, न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर, स्प्रिंग को खींचे और खींच दें, स्प्रिंग को खींचे रहें और खींच दें। जितना भी चीजें हम करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, जितना भी हम करते हैं, मेरा नाम एक्सटर्नल है, जो कोई करता है वो एक्सटर्नल है, और जो फोर्स लगता है स्प्रिंग वाला, जिसकी बात होती है पोटेंशियल एनर्जी की। ध्यान से सुनो, जो मैं काम करता हूं, जो मैं करता हूं, ध्यान से ये देखो, सभी लोग देखेंगे, मैं इस डस्टर को यहां से ऊपर किया, सभी लोग देखिए, मैं इस डस्टर को यहां से ऊपर किया तो भी, यहां से यहां किया तो भी, और यहां से यहां किया तो भी, यहां से यहां किया तो भी, कहीं पे भी कुछ भी किया, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। सभी लोग ध्यान दें, मैं इस डस्टर को ऐसे लेके और यहां पे लेके यहां पे कर दिया, तो जो मैं काम किया, काइनेटिक एनर्जी में देखो, काइनेटिक एनर्जी अभी 0 है, देखो, और अभी काइनेटिक एनर्जी 0 है, देखो, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए, इनिशियल फाइनल चेंज 0 होना चाहिए। तो जो मैं कहीं पे भी काम करूंगा वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। अब दिक्कत इस बात की आ गई कि हम लोग तो अभी लिखे थे डिफिनीशन पोटेंशियल एनर्जी का, ये चेंज क्या हो रहा है, ये क्या पढ़ा रहे हैं? ये तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहे हैं, और ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज पढ़ा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़े ही नहीं। मैं बताता हूं, सभी लोग सुनेंगे, ये दोनों बातें, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, यही कारण है कि रेफरेंस बेस्ड होती हैं। तो सभी लोग अपने कॉपी में लिखी हुई बातों को देखें, लास्ट में रेफरेंस है। जब शुरू में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चार्ज पार्टिकल थे तो 0 लिया गया। सभी लोग पढ़ें, देखें, सभी लोग देखें, सभी लोग पढ़ें, डिफिनीशन, रेफरेंस लिया गया है। मतलब अब यही हुआ कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या दुनिया का कोई भी पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, न्यूक्लियर, स्प्रिंग, दिस दैट, इलास्टिक, बिना रेफरेंस के नहीं होगा। सभी लोग तो सभी लोग पढ़े, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो शुरू में वन स्टेट टू अदर स्टेट ले गए हैं उसमें 0 है। तो पहला बड़ा स्टेटमेंट अभी कि बिना रेफरेंस के पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा कहीं पे भी दुनिया में। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे करें? तब तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, तो कैसे डिफाइन करें? तो रेफरेंस लेना होगा। तो ध्यान से ये देखो, उसमें पढ़ो, यदि तुम्हें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पाना है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहोगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पाना है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पाना है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को क्या कहोगे? पोटेंशियल एनर्जी ही कह दोगे फाइनल। यदि ये क्या हो जाए, 0 कर दिया जाए, यदि मैं इसको 0 कर दूं, या फिर 0 मत करो, 10 कह दो, 20 कह दो, 20 जूल कह दो, -2 जूल कर दो, पर जब तक ये नहीं दोगे तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे, भले ही तुम्हें ये मालूम हो। जब तक तुम ये नहीं दोगे, मान लो मैं 100 जूल काम किया तो ये चेंज ही हमेशा रहेगा। किसी जगह पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते,
यदि एक जगह मैं दे दूंगा पोटेंशियल एनर्जी तो दूसरी जगह बता सकते हो, दूसरी जगह दे दूंगा तो पहली जगह बता सकते हो, लेकिन किसी एक जगह नहीं दूंगा, किसी भी जगह नहीं दूंगा तो तुम्हारा वर्क डन से काम नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते, केवल क्या बता सकते हो, चेंज बता सकते हो, चेंज केवल, ये समझना है। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? और ये जो बात हो रही है आज ना, इसको स्लो स्पीड मत मानना, इसको ये मत मानना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा स्लो चल रहा है, बड़ा कम पढ़ रहे हैं। ध्यान दे रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी मैं पढ़ाता हूं जनरल स्टेटमेंट देता हूं, पूरे साइंस की बात करता हूं, ये समझना है। हम लोग हर जगह ध्यान देंगे। तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इन बातों का आखिर बिना रेफरेंस के चीजें नहीं होती। अब हम लोग पढ़ते हैं, सभी लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया, आगे। हाँ, आगे आगे बढ़ते हैं। सभी लोग लिखें, सभी लोग लिखें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। सभी लोग लिखें, सभी लोग लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। हेडिंग डालिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। सभी लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, सभी लोग समझेंगे एक एक चीज। कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, डिस्टेंस आर। ठीक है, सभी लोग समझेंगे डिस्टेंस आर। यदि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू या Q1 Q2 आर डिस्टेंस पे हो, हर्ष अग्रवाल बोल रहे हैं कि मैकेनिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। वो सब चीज़ें मैकेनिक्स में फिर से भी पढ़ेंगे। मैं वीडियो अब आपको सर्कुलर मोशन में एक दो लेक्चर और है, मैकेनिक्स तो पढ़ेंगे ही, पूरा डिटेल आपको पढ़ाऊंगा। वो तो प्रॉब्लम आ गई लॉकडाउन के कारण ये हो गई है। नहीं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिस्टेंस आर हो तो पोटेंशियल एनर्जी इस अरेंजमेंट की क्या होगी, समझने की कोशिश करते हैं। सभी लोग समझेंगे। एक काम करते हैं, एक बार R1 से इसको R2 तक ले जाते हैं। सभी लोग एक एक लोग समझेंगे। इस चार्ज को एक कैपिटल क्यू को फिक्स करते हैं। हम लोग को पहले मोटी सभी लोग मोटिव समझेंगे ना। सभी लोग करना क्या है वो समझो। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दोनों के बीच की दूरी R और हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ये हमारा टारगेट है। टारगेट और ये कर क्या रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ इधर उधर करते हैं, फोकस कम करते हैं, कम ध्यान से सुनते हैं और चीज़ें डिराइव हो जाती हैं, रट भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं। क्वेश्चन उनसे इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो समझते कम हैं। आर चालाकी देखो, सभी लोग चालाकी सुनेंगे। क्वेश्चन क्या है, डिफिनीशन पढ़ लो। इस अरेंजमेंट को जब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो, इनफाइनाइट हो, मतलब कैपिटल क्यू यहां हो और स्मॉल क्यू कहां पे हो, इनफाइनाइट हो। कहां पे हो, इनफाइनाइट हो। अब उसको पकड़ के धीरे धीरे लेके आओ, धीरे धीरे लेके आओ, धीरे धीरे लेके आओ, धीरे धीरे लेके आओ और कहां पे रख दो। ये फिक्स है, मतलब ये फिक्स है। स्मॉल क्यू इनफाइनाइट पे है,
उसको धीरे धीरे लेके आओ और यहां पे लाके रख दो। जितना मैं काम करूंगा उसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? पढ़ लो, डिफाइन किया गया है और डिफिनेशन पे क्वेश्चन मार्क नहीं। पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो। सभी लोगों को यदि मैं तो कहता हूं, आप लोगों को वेलकम करता हूं कि आप लोग हर जगह क्यों बोलिए, पर जहां पे रीजन ये है कि क्यों नहीं बोलना है वहां पे क्यों मत बोलिए। तो हर जगह क्यों आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आपका साइंटिफिक अप्रोच और टेम्परामेंट बढ़े। लेकिन यहां पे क्यों नहीं कर सकते? फिर से सुनिए क्वेश्चन। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये व्हाइट कर दीजिए। ठीक है, वैसे ये भी। फिर सभी लोग ध्यान सुनेंगे। कैपिटल क्यू को फिक्स कर दिया, स्मॉल क्यू अभी इनफाइनाइट पर है। क्यों इनफाइनाइट पे है? क्योंकि डिफिनीशन में है, पढ़ लो। इनफाइनाइट से पकड़ के धीरे 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 पर्टिकुलर अरेंजमेंट तक लेके आए। दिस इज पर्टिकुलर अरेंजमेंट, 8 दूरी। हम जितना काम किए होंगे उसे क्या कहा जाता है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिफाइन ही ऐसे है। अब खूब बातचीत हो चुकी है और अब हम वर्क डन निकालने जा रहे हैं। उसकी चालाकी के लिए क्या किया हूं? मैं इस चार्ज को इससे R1 दूरी पर रखा हूं और धीरे धीरे खिसका के, ध्यान से, धीरे धीरे खिसका के, धीरे धीरे खिसका के, धीरे धीरे खिसका के, धीरे धीरे खिसका के मैं R2 पर ले गया हूं और वर्क डन निकाल दूंगा। तो ये होगा फ्रॉम R1 टू R2। ये क्या होगा? फ्रॉम R1 टू R2। तो इसको जनरल टाइप का सोचो, फ्रॉम R1 टू R2। यदि हम कह दें मेरा R1 इनफाइनाइट है और मेरा R2 R है, मेरा R1 इनफाइनाइट है और मेरा R2 R है, तो फ्रॉम दिस टू दैट क्या हो जाएगा? फ्रॉम इनफाइनाइट टू R हो जाएगा। और ये बात, ये तरीका तुम साइंस में हर जगह लगाना। यदि मैं फ्रॉम R1 टू R2 जनरल डिफाइन कर दूं, जनरल, और बाद में कह दूं कि मेरा R1 इनफाइनाइट है और मेरा R2 R है, इसका मतलब कहां से कहां हो जाएगा? R1 से R2 की जगह क्या कहना होगा? फ्रॉम इनफाइनाइट टू R कहना होगा और हमारा काम हो जाएगा। बस ये समझना है और ये बात हर जगह कहेंगे। एक और चीज आप लोगों को बता दूं इंफॉर्मेशन के तौर पे, आप लोग YouTube पे सभी लोगों का वीडियोस देख लीजिएगा, किताबों में डेरिवेशन देख लीजिएगा। सब एक्सप्लेन नहीं किए हैं कि क्यों नहीं इनफाइनाइट से हम लोग धीरे धीरे सही में यहीं पे लेके आएंगे, क्यों R1 से R2 टाइप का लेके आएंगे। और चाहे लेके आए भी हैं तो गलत लिख दिए हैं, सब एक्सप्रेशन गलत लिख दिए हैं, चाहे एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। मैं बहुत सारों का देख लिया हूं। आज मैं खुलासा करूंगा कि वहां से रियली में वही करने में आखिर वो लोग क्या गलती करते हैं। कईयों का तो पॉजिटिव आ गया है, किसी का निगेटिव आ गया है, बाद में साइन चेंज कर दिए सब, बिना सही से एक्सप्लेन किए। तो आज मैं बताऊंगा कि वो कहां पे दिक्कत आई है। फिलहाल मैं डिराइव कर देता हूं, सभी लोग समझेंगे स्लोली। एक और बात, दुनिया में कोई भी चीज स्लोली हो, दुनिया में कोई भी चीज स्लोली हो, इसका मतलब है कहीं भी, यहां पे नहीं केवल, कहीं भी स्लोली हो, स्लोली का मतलब वेलोसिटी, स्पीड टेंडिंग टू 0 हो और वो हमेशा ही टेंडिंग टू 0 हो, तो इसका मतलब जरूर एक्सेलरेशन नहीं होगा, नहीं तो एक्सेलरेट होकर वेलोसिटी और स्पीड आ जाता। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो, और एक्सेलरेशन 0 होता है ना तो हमेशा नेट फोर्स 0 होता है। तो बड़ा स्टेटमेंट साइंस के बारे में, दुनिया में कोई भी चीज यदि स्लोली हो, ग्रेजुअली हो, हमेशा स्लो हो, तो हमेशा उस पे नेट फोर्स 0 होता है। चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो पिस्टन हो, चाहे कुछ भी हो, चार्ज हो, मैग्नेट हो, कुछ भी हो। स्लोली का मतलब क्या होता है भाई? नेट फोर्स 0।
तो चलिए देखते हैं, सभी लोग देखेंगे और पढ़िए, स्लोली लिखा हुआ है, डेफिनेशन में स्लोली है। बताओ ये वाला, ये जनरल पोजीशन है यार, बताओ ये वाला इस पे इधर फोर्स लगा रहा है कि नहीं, बताओ। इसका नाम है फील्ड फोर्स, ये वाला, जो कि कितना है बताओ। अच्छा इसको बाद में लिख लेंगे। चलो हम लोग यहां से यहां पर फ्रॉम R1 टू R2 लेके जा रहे हैं, सब लोग ध्यान देंगे। फ्रॉम R1 टू R2 लेके जा रहे हैं, जनरल लिए हैं, और इसमें कितने की बढ़ोतरी करेंगे हम लोग, सभी लोग समझेंगे। R दूरी पर Q है और कितना इसको बढ़ाना है dr, सभी लोग देखें। अब बताओ नेट फोर्स 0 होने के लिए एक मेरा फोर्स बाकी है, तो बताओ ये वाला तो इसको रिपेल कर रहा है, तो मेरा फोर्स इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं कि नहीं लगाऊं, नहीं लगाऊंगा एक्सेलरेट हो जाएगा, इधर लगाऊंगा और एक्सेलरेट हो जाएगा। साफ मतलब है नेट फोर्स 0 होने के लिए हमें एक्सटर्नल मतलब मैं इधर लगाऊंगा और उतना ही मैग्नीट्यूड का लगाऊंगा, मैं इधर लगाऊंगा और उतना ही मैग्नीट्यूड का लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में है कि स्लोली होना है, और कहीं भी दुनिया में कोई चीज स्लोली होता है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। फिजिक्स वाले में डायरेक्शन के लिए क्या ध्यान देना होगा वो भी जरा सुन लो। मैं कहूंगा बताओ ये फोर्स फील्ड फोर्स चार्ज वाला कोलंबियन फोर्स और मेरा वाला एक्सटर्नल फोर्स दोनों बराबर है कि नहीं, तो कई बच्चे बोलते हैं हाँ सर बराबर है तभी तो 0 होगा। आंसर है बराबर नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन देखो, इसका इधर है, इसका इधर है, मैग्नीट्यूड बराबर है। जब इतना लोग ध्यान देते हैं तब फिजिक्स आती है। तो ये दोनों बताओ फोर्स बराबर है कि नहीं, तो आंसर है बराबर नहीं है। मैं कहूंगा दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं, तो कहोगे हाँ, ताकि नेट फोर्स 0 हो। इसका मतलब इंफॉर्मेशन के तौर पे आप लोगों को बता देता हूं, जान लो। ये देखो F एक्सटर्नल वेक्टर फॉर्म में माइनस F फील्ड, ध्यान से, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड बराबर F फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर ये वाला बराबर Q बाई R। सभी लोग समझेंगे, ये दोनों बराबर है, ये वैल्यू है, सॉरी स्क्वायर। सभी लोग दिस दोनों बराबर, सही है। अच्छा, यदि ये दोनों बराबर है और वैल्यू ये है, तो पोटेंशियल एनर्जी अब निकालता हूं। ये आप लोग लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, तो मैं वर्क डन निकालूं जल्दी से, ताकि हम लोग जान जाएं कि रियली में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ये सब चीजें क्या हैं। ठीक है, सभी लोग लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए ये लो, आप लोग याद रखिएगा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। सभी लोग देखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर, सभी लोग देखेंगे dw एक्सटर्नल बराबर F डॉट ds एक्सटर्नल वाला dr, सभी लोग देखेंगे बराबर, सभी लोग फॉर्मूला याद करेंगे, ये एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना इसका है,
dr का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना इसका है। ध्यान से, F एक्सटर्नल उतना ही है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। dr ठीक है dr, लेकिन जरा देखो तो मेरा फोर्स इधर है और dr इधर है, cos थीटा, cos थीटा। अच्छा, अब इनिशियल कहां से कहां तक? ये तो ये जनरल है, देखो ये जनरल है। कहां से कहां तक? फ्रॉम R1 टू R2, फ्रॉम R1 टू R2। सभी लोग इसको कैलकुलेट करें फटाक से, सभी लोग, कमान फास्ट रिप्लाई। सभी लोग इसको कैलकुलेट करें, इसको सभी लोग इसको कैलकुलेट करें। ये R1 R2 समझ में आया? याद है आप लोगों को चार्ज R1 पे रखे थे, R2 पर लेके गए हैं, और ये जनरल R है। तो R1 R2 जनरल में नहीं, ये तो लिमिट होता है फ्रॉम हियर टू देयर। हमेशा एक्सप्रेशन जनरल का होता है। किसका होता है? जनरल का होता है। सो सभी लोग कैलकुलेट करें। यदि आप लोग ये समझ गए हैं तो इसको मैं हटा देता हूं और आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा ध्यान से। चलो देखो, सभी लोग देखेंगे। हाँ, W एक्सटर्नल आप लोग देखोगे ना, ये वैल्यू देखोगे तो क्या क्या कांस्टेंट है। देखो ये cos 180 माइनस के क्यू बाई के क्यू के, यहां पे सॉरी, हाँ, dr बाई आर स्क्वायर फ्रॉम R1 टू R2। यहां से आप देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा बराबर आप लोगों को मिलेगा के क्यू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। सभी लोग कैलकुलेट करें। इसका इंटीग्रेशन होता है -1 बाई R, इसका होता है -1 बाई R। लिमिट रखो, ये माइनस मत भूल जाना। सभी लोग निकालें जल्दी से, सभी लोग निकालें जल्दी से और देखें कि किस तरीके से हम लोग के पास वैल्यू आ गया। एक्सटर्नल बराबर के क्यू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। हम लोगों के पास एक्सप्रेशन आ गया। आपको पता है, यदि मैं आपसे कहा होता कि R1 से R2 ले जाने में, एक क्वेश्चन तो यही मान लो, R1 से R2 ले जाने में हमने कितना काम किया, तो यही आंसर है। और ये अपने आप में जो रिजल्ट है, ये भी एक क्वेश्चन है। सभी लोग खोपड़े में बैठाएं, ये भी एक क्वेश्चन है। दूसरा U बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल, मतलब U R माइनस U इनफाइनाइट। सही है? सभी लोग देखें, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग R1 को क्या कर दें, इनफाइनाइट पुट कर दें, और R2 बराबर क्या लिख दें, R लिख दें। सभी लोग तो बताओ, ये वर्क डन बराबर डेल्टा U, सॉरी बताओ वर्क डन बराबर ये बात हो जाती है कि नहीं? सभी लोग समझें, W एक्सटर्नल ही डेल्टा U होता है, डेल्टा U ये होता है। इनिशियल टू फाइनल इनफाइनाइट से यदि कर दें हम लोग R1 ये, तो बताओ इनफाइनाइट से R पे लेके आओगे कि नहीं?
हम लोग क्या किए हैं, R1 से R2 पर ले गए हैं, मतलब कहां से कहां पर ले गए हैं, इनफाइनाइट से R पर ले गए हैं, मतलब इनफाइनाइट से R पर ले गए हैं। तो बातचीत कंप्लीट की नहीं? ये तरीका है किसी चीज को निकाल देने का, दिस मैथमेटिकल वे। ये अब मैथ्स है। कई बार बोला था ना कि फिजिक्स में 2 पार्ट होता है, एक बार हम लोग प्रोसेस, फेनोमेना, कॉन्सेप्ट एंड रिलेशन सोचते हैं, और दूसरा उसको मैथमेटिकली डिजिटाइज करते हैं। तो यदि इसमें हम लोग रख दें यहां पर, तो देखो क्या होता है, जरा सभी लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है यहां पर। एक तो अपने आप ही ये भी एक रिजल्ट है। दूसरा देखते हैं, यहां पे देखते हैं, अच्छा हाँ, ये वाला समझने की जरूरत है। दूसरा जो कंडीशन है, इसके अलावा जो कंडीशन है, ये देखो R1 जो इनिशियल है, इसके करस्पॉन्डिंग में क्या लिख रहा हूं, सभी लोग समझें। u इनफाइनाइट बराबर 0, और इसको u r बराबर u। ओके, चलिए तो सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहां से सीधा u यहां लिख रहा हूं, यहां पे u माइनस 0 बराबर k q 1 बाई r माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। बताओ हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, टाइम हो गया, रिजल्ट आ गया k q सॉरी, चलिए मेरा क्लास आज ओवर हो गया। q बाई r, बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। हम लोग अब इसी को याद रखेंगे, ठीक है सभी लोग। अच्छा हाँ, एक बार हम लोग सीख लिए इंटरनल फील्ड फोर्स पोटेंशियल की जरूरत क्यों है, उसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, डेरिवेशन, डिफिनीशन, चालाकी, फ्रॉम R1 टू R2, कंसिडरेशन, है ना, सब कुछ सीख लिए। वो सीखना, सोचना बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए, एडवांस टाइप का क्वेश्चन के लिए, पैसेज टाइप का क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन यदि हम लोग हल्के फुल्के क्वेश्चन या तेजी से न्यूमेरिकल करके रिजल्ट निकालने वाली बात हो, बस इतना ही सभी लोग याद रखेंगे। वर्क डन के लिए इतना और इसके लिए इतना, तो ये खूब बात होने वाली है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग पोटेंशियल सीखेंगे। आज तो हम लोग दुनियादारी पूरी समझने में रह गए, कोई बात नहीं, मैं केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ाता, मैं आपको पूरे साइंस की बातें करता हूं, वो ज्यादा फायदेमंद है। ओके, थैंक यू सो मच, आगे मिलेंगे फिर।